हम सब ने कभी ना कभी मौत के बारे में सोचा है और ज्यादातर बार हम इसे कैसे सोचते हैं, शायद एक स्विच की तरह। एक पल सब कुछ है और अगले ही पल स्विच बंद, अंधेरा, खामोशी। बस एक पल में होने वाली घटना। लेकिन अगर हम विज्ञान की नजर से देखें तो ये तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। विज्ञान के लिए मौत कोई स्विच नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है जो धीरे धीरे बंद होता है। ये एक पल नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का सबसे रहस्यमयी अध्याय दिमाग के अंदर लिखा जाता है। दिल का रुकना अंत नहीं है, वो तो बस उस अध्याय की शुरुआत है। और आज हम उसी अध्याय को पढ़ने की कोशिश करेंगे। उन आखिरी कुछ मिनटों की कहानी जब शरीर शांत हो चुका होता है लेकिन दिमाग अपनी सबसे बड़ी और शायद आखिरी लड़ाई लड़ रहा होता है। हमारे पास न्यूरोसाइंस के कुछ बहुत ही दिलचस्प अध्याय हैं और उन लोगों के अनुभव भी जो मौत के बहुत करीब पहुंचे। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब दिल की धड़कनें खामोश हो जाती हैं तो दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। चलिए उस पल में चलते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही दिल धड़कना बंद करता है, शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठप हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का भूखा तो हमारा दिमाग ही होता है। उसे तो लगातार सप्लाई चाहिए। तो क्या होता है जब वो सप्लाई अचानक कट जाती है? दिमाग के पास बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहने के लिए सिर्फ आप मानिए 4 से 6 मिनट का वक्त होता है, और जैसे ही उसे ऑक्सीजन मिलनी बंद होती है वो एक तरह के पैनिक मोड में चला जाता है। ये एक बहुत ही उथल पुथल वाली अवस्था होती है। पैनिक मोड, ये दिमाग के अंदर असल में दिखता कैसा है? मतलब कोई तूफान? आप इसे एक बिजली का तूफान कह सकते हैं। बिल्कुल। दिमाग की कोशिकाएं, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो आमतौर पर एक दूसरे से बहुत व्यवस्थित तरीके से बात करती हैं, लेकिन इस वक्त वो सब एक साथ चिल्लाने लगती हैं, अनियंत्रित रूप से इलेक्ट्रिकल सिग्नल हर तरफ। और इसके साथ ही दिमाग में ग्लूटामेट जैसे रसायनों की बाढ़ आ जाती है। ये दिमाग का ये कहने का तरीका है, कुछ बहुत बहुत गलत हो रहा है, सिस्टम को रीस्टार्ट करो। अच्छा, तो ये दिमाग के तरफ से जिंदा रहने की एक आखिरी बेचैन कोशिश है। पर ये घबराहट, ये कितनी देर चलती है? ज्यादा देर नहीं, क्योंकि इस तूफान में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है जो दिमाग के पास है ही नहीं। लेकिन इस शुरुआती घबराहट के ठीक बाद जो होता है, उसने वैज्ञानिकों को दशकों तक हैरान किया है। हाँ, और यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैंने पढ़ा था 2013 में मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी थी, है ना? और उसके बाद भी इस पर काफी काम हुआ है। हाँ, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन था। शुरू में ये चूहों पर किया गया था। उनके दिल की धड़कन रुकने के ठीक बाद उनके दिमाग की गतिविधि को मॉनिटर किया गया। और देखो, वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि दिमाग की सारी गतिविधि बस धीरे धीरे कम होकर शून्य हो जाएगी, एक मोमबत्ती की तरह जो धीरे धीरे बुझ जाती है। लेकिन उन्होंने कुछ और ही देखा। कुछ बिल्कुल उल्टा। दिमाग की गतिविधि कम होने के बजाय मौत के ठीक बाद के लगभग 30 सेकंड के लिए उसमें एक जबरदस्त उछाल आया, खास तौर पर गामा तरंगों का एक शक्तिशाली विस्फोट। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि गामा तरंगे कोई साधारण दिमागी गतिविधि नहीं है। नहीं, ये तो चेतना से जुड़ी हुई हैं। सही है, जब हम बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं या कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। गामा तरंगे तब पैदा होती हैं जब हम गहरे ध्यान में होते हैं या चेतना की किसी बहुत ही तीव्र अवस्था में होते हैं। इसे दिमाग की सबसे जटिल गतिविधि माना जाता है। तो यहाँ ये विरोधाभास देखिए, शरीर मर रहा है, उसके सारे सिस्टम बंद हो रहे हैं, लेकिन दिमाग शायद अपनी जिंदगी की सबसे शक्तिशाली, सबसे जागरूक अवस्था में जा रहा है। ये सोचना भी बहुत अजीब है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बुझते हुए दिए की लौ बुझने से ठीक पहले सबसे तेज जल उठती है। ये दिमाग का शायद वही आखिरी सबसे चमकदार पल होता है। बाद में कुछ इंसानी मामलों में भी ऐसी ही गतिविधि देखी गई है, जिससे ये थ्योरी और मजबूत हुई। और इसी दिमागी गतिविधि को अक्सर उन अनुभवों से जोड़ा जाता है जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहते हैं। वो कहानियां जो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी है। हाँ, एक रोशनी की सुरंग देखना, अपने शरीर को बाहर से देखना, पूरी जिंदगी की सबसे अहम यादों का एक फिल्म की तरह आंखों के सामने से गुजर जाना। तो विज्ञान की पहली प्रतिक्रिया तो यही होगी कि ये सब दिमाग में ऑक्सीजन की कमी और रसायनों की बाढ़ के कारण होने वाले मतिभ्रम है।
हेलुसिनेशंस। लेकिन ये तो एक बहुत आसान सा जवाब लगता है। क्या विज्ञान बस इसे मतिभ्रम कहकर पल्ला झाड़ रहा है? आपका सवाल बहुत वाजिब है और यही सवाल कई शोधकर्ताओं को परेशान भी करता है। देखो, मति भ्रम वाला तर्क इसलिए कमजोर पड़ जाता है क्योंकि आमतौर पर जो हेलुसिनेशंस होते हैं वो बहुत ही बेतरतीब, टूटे फूटे और व्यक्तिगत होते हैं। उनका कोई एक जैसा पैटर्न नहीं होता। जबकि मृत्यु के करीब के अनुभवों में उनमें आश्चर्यजनक रूप से एक व्यवस्था होती है, एक संरचना होती है। हाँ। अमेरिका में रहने वाला एक व्यक्ति और भारत के किसी गांव में रहने वाला व्यक्ति दोनों एक जैसी रोशनी की सुरंग की बात कर सकते हैं। हाँ। ये जो समानता है यही इस पहेली को और गहरा बनाती है और विज्ञान का मतिभ्रम वाला तर्क इस पैटर्न को पूरी तरह से समझा नहीं पाता। तो दिमाग की इस घबराहट और इस रहस्यमयी गामा विस्फोट के बाद फिर क्या होता है? जाहिर है दिमाग हमेशा के लिए इस तीव्र अवस्था में नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। अब दिमाग को समझ आ जाता है कि लड़ाई हारी जा चुकी है। अब उसका लक्ष्य सिस्टम को बचाना नहीं बल्कि बची खुची ऊर्जा को संरक्षित करना है और वो एक एक करके अपने गैर जरूरी कामों को बंद करना शुरू कर देता है। जैसे कोई स्पेसशिप इमरजेंसी में अपने सिस्टम बंद कर देता है ताकि लाइफ सपोर्ट चलता रहे। जी। यहाँ दिमाग सबसे पहले क्या क्या बंद करता है? सबसे पहले वो चीजें बंद होती हैं जो हमें इंसान बनाती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो तर्क करने, योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है, वो सबसे पहले ऑफलाइन होता है। तर्क करने की क्षमता, भाषा को समझने की शक्ति, शरीर पर नियंत्रण, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आखिर तक बनी रहती हैं और ये इस पूरी प्रक्रिया का शायद सबसे मार्मिक हिस्सा है। हाँ, यादें और भावनाएं। दिमाग के वो हिस्से जो हमारी गहरी यादों और तीव्र भावनाओं को संभालते हैं, वो सबसे आखिर तक सक्रिय रहते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि मरते हुए लोग अक्सर अपने आखिरी पलों में अपने प्रियजनों को याद करते हैं या पुरानी यादों में खोए हुए लगते हैं? बहुत हद तक यही कारण है। उनका दिमाग तर्क और भाषा को छोड़ चुका होता है, लेकिन भावनाओं और यादों का केंद्र वो अभी भी काम कर रहा होता है। ये सोचना भी कितना भावुक कर देने वाला है कि हमारे आखिरी पलों में हमारे तर्क नहीं बल्कि हमारे रिश्ते और हमारी यादें ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो दिमाग धीरे धीरे खामोश हो रहा है। इसके बाद क्या अब सब कुछ बंद हो जाता है? जब डॉक्टर ईईजी मशीन पर एक सीधी लाइन देखते हैं तो वो इसे ब्रेन डेथ कहते हैं। चिकित्सकीय रूप से तो यही अंत है। चिकित्सकीय रूप से हाँ, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी यहां भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। ये शायद सबसे अजीब हिस्सा है। हाल के कुछ अध्ययनों से पता चला है कि ब्रेन डेथ घोषित होने के घंटों, यहां तक कि दिनों बाद भी दिमाग के अंदर कुछ जीन अचानक सक्रिय हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब दिमाग मर चुका है पर उसके अंदर कुछ जीन चालू हो रहे हैं। इन्हें ज़ॉम्बी जीन्स भी कहा जाता है ना? हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें ये नाम दिया गया है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। ये खास तौर पर ग्लायल कोशिकाएं होती हैं जो दिमाग की सपोर्ट सेल्स हैं। ये अचानक सक्रिय हो जाती हैं, अपने आकार में बढ़ने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे वो किसी तरह की सफाई या मरम्मत की कोशिश कर रही हों। पर क्यों? एक मरे हुए दिमाग में मरम्मत का क्या मतलब है? ये तो एक ऐसे कंप्यूटर की तरह है जिसे आपने बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन बंद होने के बाद भी अंदर प्रोसेसर कोई आखिरी काम पूरा कर रहा है। एक बेहतरीन एनालॉजी है। वैज्ञानिक भी अभी इसके बारे में सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। एक थ्योरी ये है कि ये एक बहुत ही पुराना प्रोग्राम है जो बस अपना काम कर रहा है, भले ही अब उसका कोई मतलब ना हो। हम अभी तक ठीक से नहीं जानते कि ये क्यों होता है, लेकिन ये होता है। और यहीं पर हम उस सबसे बड़े, सबसे असहज सवाल पर आते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया से पैदा होता है। अगर दिमाग दिल रुकने के बाद कुछ मिनटों तक इतना सक्रिय रहता है, अगर उसमें गामा तरंगों का विस्फोट होता है जो कि चेतना की सबसे तीव्र अवस्था से जुड़ा है, तो क्या उस दौरान व्यक्ति सचेत या जागरूक होता है? क्या उसे कुछ महसूस हो रहा होता है? एक पल की खामोशी के बाद विज्ञान का सबसे ईमानदार जवाब है, हमें नहीं पता। ये जवाब तसल्ली नहीं देता, ये थोड़ा डरावना भी है। डरावना इसलिए है क्योंकि ये हमें हमारी समझ की सीमाओं का एहसास कराता है। देखिए, चेतना क्या है, ये खुद विज्ञान के लिए सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। हम जानते हैं कि चेतना का दिमाग से गहरा संबंध है, पर क्या चेतना सिर्फ दिमाग की कोशिकाओं से निकलने वाली बिजली का नतीजा है? अगर ऐसा होता तो दिमाग के बंद होते ही उसे तुरंत खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन मौत के समय दिमाग की ये तीव्र गतिविधि,
ये गामा विस्फोट, ये इस सीधी साधी धारणा पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। ये बताता है कि शायद चेतना और दिमाग का रिश्ता उतना सरल नहीं है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो यही अनिश्चितता, यही जो खाली जगह है, इसी वजह से दुनिया की हर सभ्यता ने मौत के बाद के जीवन के बारे में अपनी अपनी कहानियां बनाई है। किसी ने आत्मा की बात की, किसी ने पुनर्जन्म की, किसी ने स्वर्ग और नर्क की कल्पना की। और विज्ञान इनमें से किसी भी दावे को न तो सही साबित कर पाया है, न ही गलत। बिल्कुल, विज्ञान ये बता सकता है कि दिमाग की कोशिकाएं कैसे बंद होती हैं, कौन सा रसायन कब निकलता है। विज्ञान कैसे का जवाब दे सकता है, लेकिन विज्ञान ये नहीं बता सकता है कि उस प्रक्रिया का अनुभव कैसा होता है। बिल्कुल। क्योंकि जो उस अनुभव से गुजरता है वो वापस आकर हमें बता नहीं सकता। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। जब मौत आती है तो दिमाग तुरंत हार नहीं मानता, वो लड़ता है। फिर वो चेतना की एक रहस्यमयी और तीव्र अवस्था में जाता है, यादें दिखाता है, भावनाएं महसूस करता है और फिर धीरे धीरे अपने सिस्टम बंद करता हुआ खामोशी में चला जाता है। यहाँ तक कि खामोश होने के बाद भी उसके अंदर कुछ रहस्यमयी हलचल होती रहती है। ये दिमाग के बंद होने की शारीरिक कहानी है, लेकिन चेतना का क्या होता है, ये सवाल वहीं का वहीं रह जाता है, अज्ञात। और शायद यही सोच हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। शायद मौत का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, बल्कि ये है कि हमें यकीन से ये भी नहीं पता कि असल में क्या खत्म होता है। क्या हमारी चेतना, हमारी पहचान, हमारा मैं होने का एहसास दिमाग के बंद होने के साथ ही हमेशा के लिए मिट जाता है, या फिर जैसा कि दिमाग की वो आखिरी चमकदार गतिविधि इशारा करती है, ये सिर्फ एक पड़ाव है, किसी और चीज की शुरुआत। विज्ञान के पास आज इसका कोई जवाब नहीं है और इसी खामोशी में हमें अपने जवाब खुद तलाशने होते हैं।